नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। लास्ट टर्न पे हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, उसका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था दोस्तों? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था सरल भाषा में कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाना असंभव है। कोई भी इंजन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट, या जो कहें कि जो वेस्ट है वो ज़रूर निकालेगा। यानी कि जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसको पूरी मात्रा में आउटपुट, यूज़फुल आउटपुट में परिवर्तित नहीं कर सकता। हीट आप किसी इंजन को दे रहे हो तो पूरी की पूरी उसको कार में वो परिणत नहीं कर सकता कोई भी इंजन। कुछ हीट उसको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो कि बताता है कि पीएमएम ऑफ सेकेंड टाइप इन परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप इम्पॉसिबल। क्या थी सेकेंड टाइप ऑफ पीएमएम? वो थी कोई ऐसी मशीन जो कि जितनी हीट उसको दी जा रही है डेल्टा Q1, उसको पूरी की पूरी डेल्टा W कार्य रूप में परिणित कर देती है। ऐसी मशीन जो कि असंभव है। तो संभव क्या था? संभव ये था कि डेल्टा Q1 में से कुछ मात्रा में तो डेल्टा W में परिवर्तित कर दे वो मशीन, और कुछ मात्रा में वो रिजेक्ट करे। ऐसी मशीन हमारी इंजन कहलाती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज़ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट को एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये कहता है कि ऊष्मा अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नहीं जा सकती किसी एक चक्र के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। यानी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अगर इस साइकिल में जा रही है तो कुछ ना कुछ उसको हमें इनपुट देना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, तभी वो जा सकती है। इस कथन के अनुसार इस प्रकार का कि किसी भी मशीन का बनाया जाना असंभव है जो एक चक्र में कार्य करते हुए ठंडे पिंड से गर्म पिंड को ऊष्मांतरण करने के अलावा कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न ना करे। सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऊष्मा स्वतः ही निम्न तापमान पिंड से उच्च तापमान पिंड को प्रवाहित नहीं हो सकती, अथवा इस प्रकार का कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका पूर्ण प्रभाव एक ऊष्मा कोश जो कि निम्न तापमान पर है से ऊष्मा अवशोषित कर उच्च तापमान के ऊष्मा कोश को तुल्य यानी कि उतनी की उतनी ऊष्मा प्रदान कर दे। ऐसा संभव नहीं है। यानी कि एक लोअर टेम्परेचर से मशीन ने हीट ली और एक हाई टेम्परेचर वाले सोर्स को दे दी, ऐसा संभव नहीं है एक साइक्लिक प्रोसेस के। जैसे कि फिगर 2.21 में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? इसमें एक मशीन है आर नाम की, क्योंकि एक लोअर टेम्परेचर सोर्स जो T2 पर से हीट लेती है डेल्टा Q1, और उतनी की उतनी मात्रा में वो T1 हाई टेम्परेचर सोर्स है उसको दे देती है। यहाँ पर डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि डेल्टा W 0 है। यानी कि उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा, बस ये आर मशीन क्या कर रही है, लोअर टेम्परेचर से हीट ले रही है और उतनी की उतनी हीट हाई टेम्परेचर को दे रही है। यह संभव है। तो संभव कैसे बनेगा? ये संभव बन सकता है जब हम इस पर कुछ कार्य इनपुट दे दें। यहाँ पर फिगर 2.2 आप देख रहे हो 2.2, उसमें डेल्टा W 0 नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, ये आर नाम की मशीन लो टेम्परेचर सोर्स से डेल्टा Q2 ले रही है, और उसमें क्या हो रहा है, ये डेल्टा W ऐड अप हो रहा है। डेल्टा W हम इनपुट दे रहे हैं, वो दोनों मिलके फिर हाई टेम्परेचर सोर्स को रिजेक्ट हो रहा है डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 क्या होगा? डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा W। इस मशीन को हम हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा। रेफ्रिजरेटर आपका क्या करता है? रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हो कि अंदर एक लोअर टेम्परेचर का, रेफ्रिजरेटर के अंदर लोअर टेम्परेचर का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उसमें जैसे ही आपको सामान रखते हो तो रेफ्रिजरेटर उस लोअर टेम्परेचर वाले जगह से हीट लेता है
और बाहर सराउंडिंग में, बाहर आपके कमरे में जो पीछे ट्यूब्स लगी होती हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू वो हीट को रिजेक्ट करता है। इनको जो ट्यूब्स हीट रिजेक्ट कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, वो हीट जो आपने सामान रखा है उसकी हीट ली, प्लस जो कंप्रेसर आपका वर्क कर रहा है, उन दोनों की योग बाहर उन ट्यूब्स के थ्रू निकलती है। उनको अब ये आप नीचे देख सकते हो, यह मशीन ऊष्मा को निम्न तापमान T2 से अवशोषित कर उच्च तापमान T1 पर बाह्य कारक डेल्टा W की सहायता से डेल्टा Q2 ऊष्मा का पंपिंग कर सकता है। अच्छा, ये तो था हमारा रेफ्रिजरेटर। और हीट पंप क्या होता है, तो देखो रेफ्रिजरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों एक ही चीज़ हैं, बस इनका उद्देश्य अलग अलग है। रेफ्रिजरेटर का उद्देश्य क्या है, रेफ्रिजरेटर का उद्देश्य है लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना, जबकि हीट पंप का उद्देश्य है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना। इस सर्दियों में हम यूज़ करते हैं हीट पंप घरों को गर्म करने के लिए। जो बाहर का तापमान कम होता है वहाँ से हीट लेता है और अंदर के उच्च तापमान वाले कमरे में वो हीट को प्रवाहित करता है। डेल्टा Q2 हमारा क्या होगा, डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा W हमारा डेल्टा Q1 के बराबर होगा। यहाँ पर एक नई प्रकार की मशीन प्रशीतित यानी कि रेफ्रिजरेटर या ऊष्मा पंप की परिभाषा क्लॉसियस के कथन से प्राप्त हुई। और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट से हमें किसकी परिभाषा मिली थी, हमें इंजन की मिली थी, हीट इंजन की। और क्लॉसियस के स्टेटमेंट से हमें मिलती है किसकी परिभाषा, मिलती है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की परिभाषा। दोनों उपकरण ऊष्मागत के आधार पर एक ही हैं, अर्थात यदि निम्न तापमान विश्लेषण का आधार हो तो मशीन रेफ्रिजरेटर तथा उच्च तापमान आधार हो, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य अगर निम्न तापमान मेंटेन करना है तो वो मशीन रेफ्रिजरेटर कहलाएगी, अगर उच्च तापमान मेंटेन करना है तो वही मशीन हमारी हीट पंप कहलाएगी या ऊष्मा पंप। इनकी कार्य संपादन की योग्यता को मापने के लिए यहाँ पर हम एफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको निष्पादन गुणांक भी कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। क्योंकि एफिशिएंसी अगर यूज़ करेंगे तो 100% से ज़्यादा चली जाएगी। क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट आप देख सकते हो, अगर आप हीट पंप का आउटपुट लो तो Q1 आता है और इनपुट क्या है, डेल्टा W। तो डेल्टा Q1 हमेशा डेल्टा W से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डेल्टा Q1 तो डेल्टा Q2 और डेल्टा W का योग है। इसलिए अगर एफिशिएंसी आप वर्ड यूज़ करोगे तो एफिशिएंट आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है डेल्टा Q1, इनपुट क्या है डेल्टा W, तो वो एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एफिशिएंसी वर्ड यूज़ करना गलत होगा, इसलिए यहाँ पे हम COP यूज़ करेंगे। तो COP दोनों की अलग अलग हम डिफ़ाइन करेंगे, दोनों कौन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, परिभाषा COP की वही होगी जो एफिशिएंसी की होती है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। डिज़ायर्ड आउटपुट यानी इच्छित आउटपुट क्या है, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है। रेफ्रिजरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना। तो उससे लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हो फिगर 2.2 में कितनी हीट ली जा रही है लोअर टेम्परेचर स्पेस से, डेल्टा Q2। ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है और इनपुट क्या है, डेल्टा W। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा W, और डेल्टा W होगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। ये इस 5वें समीकरण से आप देख सकते हो, डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q1, तो डेल्टा W हो जाएगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। ऐसे ही हम COP ऑफ हीट पंप देख सकते हैं। COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, अब हीट पंप में अगेन परिभाषा तो वही लगेगी, डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन यहाँ पर डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, यहाँ पर डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा Q2 नहीं है,
यहाँ पर हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा डेल्टा Q1, क्योंकि हीट पंप का मुख्य उद्देश्य है हाई टेम्परेचर मेंटेन करना। तो यहाँ पे हमारा COP हो जाएगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा W। अगेन डेल्टा W को हमने डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 लिख दिया। एक और बात, COP हमेशा 1 से अधिक होगा, ये श्योर है। और COP ऑफ हीट पंप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से हमेशा अधिक होगा 1 से, यानी कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये आप सिद्ध भी कर सकते हो। अब इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए 2 अलग परिभाषाएं और होती हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इनको डिस्कस किया गया है। एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत और ऊर्जा का अपचयन का सिद्धांत। एंट्रोपी वृद्धि क्या सिद्धांत कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या तो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी अभी आप समझ सकते हो, किसी भी तंत्र की अस्त व्यस्तता के माप को आप एंट्रोपी से समझ सकते हो कि अस्त व्यस्तता या तो कांस्टेंट रह सकती है या हमेशा बढ़ेगी, वो कभी भी घटेगी नहीं। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी या घटेगी। अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो वो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अगर इरिवर्सिबल है, रियल प्रोसेस है, तो उसके लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। दूसरा है ऊर्जा का अपचयन का सिद्धांत, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि कोई भी ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा से मतलब है कि आप उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर पा रहे हो। उसका जो प्राप्त ऊर्जा का आप कहो कि परसेंटेज या कहें कि भाग हमेशा घटता जाएगा। यानी ऊर्जा हमेशा हायर ग्रेड से लो ग्रेड की तरफ प्रवाहित होती जाएगी अपने आप। किसी भी विलय निकाय में वास्तविक प्रक्रम में प्राप्त ऊर्जा या अवेलेबल ऊर्जा में कमी आती है तथा आदर्श प्रक्रम में सुरक्षित रहती है। यदि रियल हमारा प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें हमेशा अवेलेबल एनर्जी घटेगी, जबकि रिवर्सिबल में वो कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस और कहीं इमेजिनरी प्रोसेस। नो रियल प्रोसेस नो रियल प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी हम नेक्स्ट में इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।